पहले चरण के लिए थम चुका है चुनावी प्रचार। छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर चुनावी प्रचार थम चुका है। डोर टू डोर प्रचार अब प्रत्याशी कर सकेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप तो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं कवासी लखमा। और अब इंतजार केवल और केवल 19 अप्रैल का, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एकमात्र लोकसभा क्षेत्र बस्तर में 19 अप्रैल को होने हैं मतदान प्रक्रिया 19 अप्रैल को है। बस्तर में महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच आमने सामने की टक्कर है। तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र जिसमें कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा, ये तमाम विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इसी में आमने सामने की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बस्तर लोकसभा क्षेत्र जहां पर मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास ये क्षेत्र है। कांग्रेस के दीपक बैच को 2019 में जीत मिली थी और इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर कवासी लखमा, जो कि आदिवासियों के बड़े नेता कहे जाते हैं, उन्हें टिकट दिया बस्तर लोकसभा सीट। तो इस बार 2024 की लड़ाई कैसी होगी? 8 विधानसभा में कुल 1957 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मतदान केंद्र दंतेवाड़ा जिले में है। आइए अब आपको बस्तर सीट का एक इतिहास बताते हैं। 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज यहां से सांसद बने। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर लोकसभा के बारे में ये पूरी जानकारी देखिए। ये जो सीट है ये अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित रिजर्व सीट है। ये सीट सबसे पहली बार जब आम चुनाव हुए थे साल 1952 में, तभी अस्तित्व में आई थी। 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज, जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के सांसद बने। बीजेपी के बैदूराम कश्यप को उन्होंने चुनावी मैदान में हराया था। बस्तर सीट जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कही जाती है। महेश कश्यप यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कवासी लखमा यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कवासी लखमा जो कि अपने बयानों की वजह से भी काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी और कुछ बयान उन्होंने इस तरह के दिए थे जो कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया था। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। मतदान केंद्रों तक मतदान कर्मियों को पहुंचाने का सिलसिला भी बीते दिनों से ही पूरा हो चुका था और हेलीकॉप्टर से भी यहां पर पोलिंग पार्टी को भेजा गया, क्योंकि दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाई रोड पहुंचना काफी मुश्किल होता है। तो हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टी गई। सुरक्षा लिहाज से भी काफी अहम। और 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। संवेदनशील जो जगह है वहां पर मतदान प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे, और जहां पर सामान्य जो जगह है वहां पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। संवेदनशील इलाकों के बूथों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अंधेरा होने से पहले ही मतदान दलों को निकालने की एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि कई जगह मतदान दलों की वापसी मतदान के अगले दिन तक होती रहती है। बस्तर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें 5 सीटें संवेदनशील श्रेणी में रखी गई हैं। 3 सीटों में हालात सामान्य है। संवेदनशील सीटों के 1258 केंद्रों में दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा, यानी कि जो संवेदनशील सीटों के 1258 मतदान केंद्र हैं वहां पर दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं जगदलपुर, चित्रकोट और बस्तर विधानसभा के 699 केंद्रों में शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। संवेदनशील केंद्रों में 3 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जबकि जगदलपुर, चित्रकोट और बस्तर में यहाँ के 699 केंद्रों में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो बस्तर लोकसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इस सीट के निकाय क्षेत्र में सिर्फ
महिलाएं ही मतदान करवाएंगी। जगदलपुर शहरी क्षेत्र, बस्तर नगर पंचायत और बस्तर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय के मतदान केंद्रों में महिला मतदान कर्मी ही वोटिंग करवाएंगी। पिछले चुनाव में महिला मतदान कर्मियों ने संगवारी बूथ के जरिए मतदान करवाया था। जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा सीट की मतगणना का पूरा काम भी महिलाओं ने किया था। इस वजह से इस बार बस्तर जिले के मतदान करवाने का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया है। और अब हम रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी फोन लाइव जुड़ चुके हैं और सबसे पहले एंथनी आपका रुख करना चाहेंगे। इस बार जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि बस्तर यानी कि बिल्कुल दुर्ग नक्सल क्षेत्र है, इस बार क्या कुछ तुलनात्मक परिवर्तन समझ में आया साल 2019 से? जी एंथनी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अनम्यूट कर लीजिए एंथनी, अपने ऑडियो को अनम्यूट कीजिए। चलिए आकाश का रुख करते हैं। एंथनी तक शायद अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आकाश, क्या कह रही है इस बार बस्तर की लड़ाई? कवासी लखमा, दादी चुनाव जीत रहे हैं, समझ में क्या आ रहा है? दादी का दमखम कितना दिखाई दे रहा है? जी कहीं ना कहीं पूरे बस्तर में इस वक्त चुनाव प्रचार थम गया है और कल 19 तारीख को यहाँ पर मतदान होंगे। उससे पहले जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट जाना है तो जब हम गांव तक के पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व नजर आता है। और जब हम अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो उन क्षेत्रों में मतदाताओं को लोकसभा चुनाव की जानकारी तक के नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, कई मतदाताओं से जब हमने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि उनको किस तारीख को मतदान होना है और किस तारीख को किन्हें मतदान करना है, कौन चुनाव में खड़े हुए हैं, इसकी तक की जानकारी अबुझमाड़ के क्षेत्रों में ग्रामीणों को नहीं है, यहाँ के मतदाताओं को नहीं है। और जैसा पूरा हम क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, नारायणपुर शहर में जैसे आते हैं तो शहर के क्षेत्रों में निश्चित ही मोदी फैक्टर लेकिन आकाश जो बयान दादी ने दिया था, वो जो बयान था कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा, यानी कवासी लखमा जीत तोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़, ये बयान के बाद समीकरण किस तरह से बदले दोनों पार्टियों के लिए? जी पहले से ही भाजपा जो है इन ऐसी प्रकार के बयानों को बिल्कुल सही तरीके से उपयोग करने के लिए जानी जाती है। चुनावी जो अखाड़ा है उसमें किस प्रकार से इन पैतरों का उपयोग किया जाता है भाजपा बहुत ही बेहतर तरीके से जानती है। इसके बड़े नेता जो कवासी लखमा के बयान है उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते रहे हैं और लगातार जो जनता के पास जाते रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में युवाओं का जो रुझान है वो नरेंद्र मोदी के साथ रहा है। कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट गेन करने में ये जो बयान आया है उसके बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सहयोग मिला है। अच्छा, और मौजूदा वक्त में ये सीट कांग्रेस के पास है आकाश, तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मौजूदा समय में? जी हम नारायणपुर क्षेत्र में हैं। इन क्षेत्र में लगातार जो भाजपा आरोप लगाती रही है कांग्रेस के ऊपर में कि जो इनके पहले सांसद रहे हैं दीपक बैज, वो 5 साल नदारत रहे हैं, बहुत कम ही क्षणों में नजर आए हैं, बड़े मीटिंग में ही दिखे हैं, बाकी समय में जनता के दुख दर्द सुनने को जो दीपक बैज है वो जमीन पे नहीं आए, जिसका कारण रहा कि उनकी पार्टी ने ही उनसे किनारा कर लिया और इस बार दाव दादी के ऊपर खेला है, कवासी लखमा के ऊपर खेला है। बिल्कुल आकाश, देखना होगा कि दादी इस चुनाव में क्या करते हैं, क्योंकि दादी जिन्हें आदिवासी क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा नेता कहा जाता है। बने रहिएगा आकाश हमारे साथ। जगदलपुर का रुख करते हैं, एंथनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एंथनी, जगदलपुर मुख्यालय से अगर देखें तो दूर दराज के क्षेत्रों तक क्या अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी? जी एंथनी, शायद आवाज एंथनी तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे एंथनी तक पहुंचने की। देखिए, बस्तर जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें कई सारे विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं।
इन अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान का जो प्रक्रिया है, मतदान का जो समय है वो थोड़ा सा परिवर्तित रहेगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान होगा और ऐसे क्षेत्र जो सामान्य है जैसे कि जगदलपुर है, चित्रकूट है और बस्तर, इन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी होगी। तो ये बात हुई बस्तर लोकसभा क्षेत्र की। और अगर हम इसके विधानसभा क्षेत्र समझें तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा, इसमें ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं। एक क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, जगदलपुर और कोंडागांव। जगदलपुर और कोंडागांव ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व नहीं है। बाकी और कोंडागांव का रुख करते हैं। हमारे साथ ज्योति भी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोंडागांव की अगर हम बात लें, जैसा कि मैं हमारे दर्शकों को बता ही रहा था कि ये रिजर्व सीट नहीं है, फिलहाल किस प्रकार से दोनों पार्टियां आपस में संघर्ष करती हुई दिखाई दी? जी जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हाँ, ऑडियो जी, आपका ऑडियो अभी हम तक नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। कोंडागांव की बात करूं तो यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और यहाँ से प्रत्याशी जो लता हुसैन हैं वो काफी भारी मतों से जीत हासिल की थी। और कोंडागांव की बात करूं तो यहाँ पर जो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और बस्तर लोकसभा में जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे 8 विधानसभा हैं और 8 विधानसभा में से 5 पर अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है और 3 में ही कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा है। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बड़े टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कोंडागांव में भी, क्योंकि कांग्रेस ने जो पैंतरा खेला कवासी दादी के ऊपर उनको यहाँ से टिकट दिया गया, तो उससे जो है समीकरण कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांटे की टक्कर यहाँ पर भी दिखाई देती नजर आ रही है। जी, तो लेकिन ज्योति, क्या लखमा फैक्टर काम करेगा? दादी का चुनाव लड़ने का अपना स्टाइल है, लोगों के बीच में पहुंचते हैं और मजदूरों में भी अलग लोकप्रिय हैं, क्षेत्र के नेता कहे जाते हैं। तो लखमा फैक्टर क्या कांग्रेस को जीत दिलाएगा यहाँ पे? देखिए विवेक जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे लखमा जी हैं वो काफी लोकप्रिय हैं यहाँ आदिवासी अंचलों में और उनकी पकड़ जो है काफी मजबूत है, क्योंकि वो जब भी प्रचार में जाते हैं वो यहाँ पर अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हल्बी में बात करते हैं, गोंडी में बात करते हैं, बड़े ही मजाकिया अंदाज से बात करते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर टक्कर तो दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा मानकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो महेश कश्यप को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और मोदी की जो गारंटियां हैं उसके आधार पर यहाँ पर महेश कश्यप आगे निकल सकते हैं। अच्छा ज्योति, अगर हम बात करें, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो आदिवासी बाहुल्य समाज से आते हैं, और क्या इसका एक फैक्टर इस आदिवासी सीट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? विवेक जी, जैसा कि ये आदिवासी फैक्टर जो है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और जो हमारे प्रत्याशी हैं दोनों आदिवासी हैं, और इस पे उतना बड़ा फैक्टर क्योंकि नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जो लखमा है उनकी जो शैली है, प्रचार करने की शैली है और कांग्रेसियों के साथ मिलकर, तो ये सब कुछ अलग लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने प्रचार के दौरान देखा और लोगों से बात की, तो वहां पर जो मोदी लहर है उसी की चर्चा सभी जगह सुनाई दे रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ज्योति डिफाइन कर दिया कि ये चुनाव आखिर किस ओर गया है, क्योंकि एक और मोदी की गारंटी का चेहरा है।
तो दूसरी ओर कवासी लखमा जो कि जनजाति समुदाय के नो डाउट काफी बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं और आबकारी मंत्री रह चुके हैं, कई विभाग थे उनके पास। आकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ज्योति बने रहेगा हमारे साथ। आकाश, अभी हमने देखा जिस प्रकार से बीते दिनों छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी नक्सल कार्रवाई हमने देखी कांकेर में, क्या उसका एक फैक्टर इस चुनाव में होता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि बस्तर जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो नक्सल से अछूता नहीं है, नक्सल पूरी तरह से बस्तर में इंक्लूड है, चाहे दंतेवाड़ा की बात हो, बीजापुर की बात हो या फिर जगदलपुर की बात हो, तमाम जगह पर पूरी तरह से नक्सल मूवमेंट हमने देखे हैं। जी, सत्ता परिवर्तन के बाद से ही भाजपा लगातार इस दिशा में बढ़ रही है कि किसी प्रकार से नक्सलियों पर किसी प्रकार से कंट्रोल पाया जा सके, नक्सल जो लगातार गतिविधि है उस पर कंट्रोल पाया जा सके, जिसके लिए देखने को मिल रहा है कि इन क्षेत्रों में, अबुझमाड़ के क्षेत्रों में खासकर जो पुलिस व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है और खुली छूट दे दी गई है पुलिस को कि किसी भी प्रकार से नक्सलियों पर काबू पाया जाए, जिसका ही नतीजा रहा है कि कार्रवाई को स्थानीय किस तरह से ले रहे हैं? स्थानीय जो गांव के जो आदिवासी लोग हैं वो किस तरह से ले रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? जी, कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है वो कांकेर क्षेत्र में जरूर हुआ है, लेकिन ये नारायणपुर क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो जिसका सीधा सीधा असर नारायणपुर में देखने को भी मिल रहा है। हाँ। यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, इस कार्रवाई को काफी यानी उम्दा कार्रवाई बता रहे हैं, बेहतर कार्रवाई बता रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है, जिसका सीधा सीधा यानी लाभ भाजपा लेने की कोशिश भी कर रही है। लगातार जो यहाँ के जो मंत्री हैं केदार कश्यप, वो भी ये कहते नजर आए हैं कि पहली बार इतिहास में हमारी सरकार बनने के बाद इस प्रकार से कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं श्रेय लेने का काम लेकिन आकाश, ये तो श्रेय लेने की बात हुई, पर दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व मुखिया भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आदिवासी जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनको नक्सली बताकर एनकाउंटर की खबरें सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं दौरा कर रहा हूं तो ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। जी, कहीं ना कहीं ये जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो जब लोग मारे जाते हैं तो कई बार ऐसे भी होते हैं कि उन क्षेत्रों में ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन हाल ही में ऐसा कोई भी वाकया सामने नहीं आया है जिसमें ग्रामीणों को सीधा नुकसान हो। भाजपा सरकार के आने के बाद निश्चित तौर पर नारायणपुर में कुछ समय पहले चुनाव के से पहले थोड़े पहले एक बात जरूर सामने आई थी कि नक्सली बताकर ग्रामीणों पर पुलिस ने हमला कर दिया, लेकिन वो कांग्रेस गवर्नमेंट की बात रही थी। लेकिन वर्तमान में भाजपा गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और अभी जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई में इतने तादाद में जो गन्स हैं, जो नक्सल एमिनेशन है, ये बरामद किया जाना इस ओर इशारा करता है कि ये कार्रवाई किसी भी प्रकार से फर्जी नहीं रही है। हालांकि ये आरोप तो आकाश आपको याद होगा दोनों सरकारों में लगा। रमन सरकार में भी ऐसा ही एक भयावह मामला हुआ था और फिर हमने देखा था जो एक नया प्लांट भूपेश बघेल के समय जो लग रहा था, सीआरपीएफ का नया प्लांट था, उसको लेकर भी यही विवाद हुआ था। तो मिले जुली दोनों सरकारों में ऐसा हुआ है। एंथनी एक बार और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंथनी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अभी चुनाव का जो शोरगुल है वो थम चुका है, चुनाव प्रचार थम चुका है और पूरे बस्तर में अब एक जाकर जो मतदाताओं के पास जाकर जितने भी प्रत्याशी हैं, जो पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, सब डोर टू डोर जाएंगे और वहां पर जाकर उनसे आई टू आई कांटेक्ट करके उनसे अब वोट मांगेंगे। तो इस तरीके से अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे तक ही प्रचार प्रसार हुआ था, 6 बज गए हैं। अब वहां एक दिन बाद बस्तर में मतदान होना है। सबसे बड़ी बात, मतदान के लिए अब चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से कल से लगातार हेलीकॉप्टर की सहायता से मतदान दल को उन तमाम जगहों पर जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्र है और जहां मतदान केंद्र है वहां तक उन मतदान दल को पहुंचाना था, मतदान कर्मियों को पहुंचाना था, बड़ी टास्क था और इसे सफलतापूर्वक मतदान जो चुनाव आयोग है वो संपन्न किया है। अब तक का कोई भी घटनाक्रम सामने नहीं आया है, न ही किसी प्रकार की त्रुटि हुई है। तो ये देखने वाली बात है कि अब तक जो
सारी प्रक्रिया है बड़ी ही अच्छे तरीके से पूर्ण हुई है। लेकिन अब जब कल से आज शाम से लेकर सुबह तक सारा मतदान दल अलग अलग वाहनों से, अलग अलग साधनों से, कुछ मतदान दल पैदल भी मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, क्योंकि जंगल है, पहाड़ का एरिया है और नक्सलवाद क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों का भी उपयोग नहीं किया जाता है। और वहां पर पहुंचकर मतदान संपन्न कराकर सुरक्षित आना एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने। ये सारी ये बहुत अहम बात आपने कही है एंथोनी कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। संवेदनशील जो जगह है वहां पर पूरी तरह से शांतिपूर्वक चुनाव कराना। 2019 से कितना परिवर्तन इस 2024 के चुनाव में आप पाते हैं? 57 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जी। ये 1957 जो मतदान केंद्र है इसमें तकरीबन 75-70% के आसपास मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील है। तो इस तमाम जगहों पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण में इसे संवेदनशील अति संवेदनशील घोषित किया गया है और वहां पर मतदान कराना एक बड़ी चुनौती है। तो कल से बड़ा टास्क शुरू होगा यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने। सभी जिलों से जब पार्टियां निकलेंगी मतदान कराने के लिए, उनके लिए सभी लोगों के लिए बड़ा टास्क रहेगा। मतदान जो कर्मी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी धैर्य समय रहते हैं इस दौरान में, क्योंकि कई ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे चुके हैं। चलिए, अब अहम बात यही होगी एंथोनी की परसों यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद 19 अप्रैल को जब जनता वोटिंग के लिए जा रही होगी तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। आकाश, आपका भी धन्यवाद। ज्योति, आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।